हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन आई हैव कम अक्रॉस वन क्वेरी कि सर हम लोगों ने पूरा का पूरा क्लास वर्क सॉल्व कर दिया, होमवर्क सॉल्व कर दिया, आईसीएआई का पोस्टमार्टम सीरीज तो आपने चालू कर दिया, बहुत मज़ा आया, लेकिन सर एमसीक्यू में जो प्रिपरेशन होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो रहा है। तो जब हो समाधान तो क्यों हो परेशान। यहाँ पे मैं प्रकट हुआ हूँ आपके हर एक प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन लेके। एंड हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज। सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज में हर एक कॉस्टिंग के चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 30 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरिटिकल एमसीक्यूज एज वेल एज न्यूमेरिकल एमसीक्यूज। मेरे बीबी वर्चुअल के स्टूडेंट्स के पास ये बुक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस बुक का नाम है इम्प्रूवर। और उसी इम्प्रूवर के सारे एमसीक्यूज हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को लास्ट मिनट तक हैंड होल्डिंग मिले। मेरे जेके शाह क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के पास हमारे जेके शाह क्लासेस के टेक्स्ट बुक के बैक साइड में ये सारे के सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। एंड बात रही नॉन जेके शाह क्लासेस एंड बीबी वर्चुअल के स्टूडेंट्स की, अगर आपको बच्चों सुपर 30 एमसीक्यूज का ये बुकलेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके डीएम में सुपर 30 एमसीक्यूज का पीडीएफ फाइल आ जाएगा। डीएम में आपको लिखना है सुपर 30। सो डॉक्टर योगेश पाटिल यहाँ पे स्वागत करता है सारे के सारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जहाँ पे आज के इस छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, तो इस सुपर 30 एमसीक्यूज के सीरीज में सबसे पहला चैप्टर जो पहले दिन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में सबसे पहले थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों, अगर आप लोगों का प्रिपरेशन हुआ है, रिवीजन हुआ है, तो रिवीजन हुआ है तो ही डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आना। डायरेक्टली एमसीक्यूज करने आओगे तो शायद से प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले पूरा का पूरा क्लास वर्क होमवर्क सॉल्व करना है, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम सीरीज देखना है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा थ्योरी भी डिस्कस किया है अलॉन्ग विथ फॉर्मेट, और फिर आप लोगों को ये वीडियो देखना मैं रेकमेंड करूंगा। सो लेट्स बिगिन विथ थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज, जहां पे सबसे पहला एमसीक्यू सेज दैट रॉयल्टी पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों, रॉयल्टी और एनी अदर स्पेशल एक्सपेंडिचर, जो भी स्पेशल डायसिस है, स्पेशल डिज़ाइन है, स्पेशल ड्राइंग है, स्पेशल वर्कर है, जॉब वर्कर है, ये सारे के सारे खर्चे जो है ना वो हमेशा हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर किए जाते हैं। इसका रीज़न भी सिंपल है यार, अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा रॉयल्टी देना पड़ेगा, क्वांटिटी प्रोडक्ट का कम होगा तो रॉयल्टी अकॉर्डिंगली कम होगा। तो रॉयल्टी इज मूविंग विद द क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट कैरेज इनवर्ड पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस। पहले तो यार ये कैरेज इनवर्ड क्या होता है? इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस विच यू हैव इनकर्ड फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री। मटेरियल लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, बराबर है। अगर ये मटेरियल लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो ये रॉ मटेरियल में ऐड होना चाहिए। अगर चारों ऑप्शन चेक करो तो उसमें रॉ मटेरियल परचेस में ऐड करने वाला कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। सो इट इज टू बी एडेड टू रॉ मटेरियल सोल्ड, ना फिनिश गुड्स परचेस, ना फिनिश गुड्स सोल्ड, ना इट इज टू बी एडेड टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आंसर इसमें कवर्ड नहीं है, और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट incurred should be shown after। सर सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट जो है वो हम लोग कहाँ पे शो करें यार? सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट पहले तो समझ लो, दो टाइप के पैकिंग होते हैं। प्राइमरी पैकिंग हम लोग ऐड करते हैं एनएफसी में, दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और सेकेंडरी पैकिंग जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो हमेशा हमेशा आप लोगों के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद रिकॉर्ड होते हैं, एंड दैट इज वाई करेक्ट आंसर फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज सीओजीएस। पेनल्टी, फाइन्स एंड डैमेजेस, इसके साथ साथ डीमरेज भी एक आता है। तो पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस, डीमरेज, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है ना दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट इज वाई हमेशा हमेशा आपको इसे कॉस्ट में से एक्सक्लूड करना है। दे डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट में आते ही नहीं है, एंड द सेम एमसीक्यू इज कवर्ड इन आईसीएआई स्टडी मटेरियल ऑल्सो। कॉस्ट पर्टेनिंग टू और अराइजिंग आउट ऑफ पैंडेमिक, बच्चों पैंडेमिक इज एन अबनॉर्मल एक्टिविटी यार। पैंडेमिक रोज रोज नहीं आता है,
जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में कंसीडर नहीं होता, इसीलिए ये ना ही सीओपी में आएगा ना ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा, ये कभी कॉस्ट में कंसीडर ही नहीं होता है, बिकॉज इट्स एबनॉर्मल लॉस एंड अकाउंटिंग के हिसाब से इसे ट्रांसफर किया जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। नेक्स्ट वन, जॉब चार्जेस पे टू जॉब वर्कर्स। कई बार हमने क्लास में भी लिखा है, मेरी थ्योरी अगर पढ़ोगे तो जॉब चार्जेस ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा हुआ आपको मिलेगा। सो आंसर फॉर जॉब चार्जेस पे टू जॉब वर्कर्स आर द स्पेशल वर्कर्स। तो स्पेशल वर्कर का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि जितना जॉब उनसे कराओगे उतना खर्चा उतने चार्जेस बढ़ेंगे, और जितने जॉब कम कराओगे उतने चार्जेस कम होते हैं। दैट इज वाई जॉब चार्जेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Next point says, cost sheet usually shows dash classification of cost. Cost sheet always shows functional classification of cost. तुम्हारा मन करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना। कॉस्ट शीट में भी रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, जो बिजनेस में फंक्शंस चलते हैं ना, फैक्ट्री फंक्शन का खर्चा कितना, ऑफिस फंक्शन का खर्चा कितना, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन का खर्चा कितना, ये दिखाते हैं, और इसीलिए हमारा आंसर है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज depreciation on plant and machinery is part of plant and machinery का depreciation is the part of factory overhead। कई बार सम सॉल्विंग में आप लोगों ने देखा रहेगा, one of the easiest multiple choice question। हायर चार्जेस पेड फॉर स्पेशल मशीन। बच्चा स्पेशल वर्ड जहां पे भी आया, स्पेशल वर्ड, हायर चार्जेस वर्ड, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, बिकॉज ऑल स्पेशल एक्सपेंसेस वी इनकर फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। आगे का पॉइंट सेज कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिन ओवरहेड है, यस, बट एडमिनिस्ट्रेशन का काम फैक्ट्री वर्क से रिलेटेड है, तो इसे बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट नो। अगर सिर्फ लिखा रहता एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिन वर्क और ऑफिस वर्क, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल में जाता, बट इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, और इसीलिए ये जाएगा प्रोडक्शन में। आगे लिखा है सम टोटल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सम टोटल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, याद करो एनएफसी में जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हो, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आशा करता हूं आप लोगों का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवाइज होते जा रहा है। इन कॉस्ट शीट we record only incomes, that is sale of goods। मतलब कॉस्ट शीट में फाइनल सेल्स तो रिकॉर्ड होता है, बट और एक सेल रिकॉर्ड होता है और उसे बोला जाता है सेल ऑफ स्क्रैप। याद है ना, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स, हमेशा हम लोग कॉस्ट शीट में कंसीडर करते। तो कॉस्ट शीट में सिर्फ दो इनकम आते हैं, एक सेल ऑफ फाइनल गुड्स और दूसरा आता है सेल ऑफ स्क्रैप। ओवरहेड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओवरहेड में दिए हुए सारे पर्यायों में से कौन सा चीज नहीं आता, तो ओवरहेड में डायरेक्ट लेबर नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट लेबर तो प्राइम कॉस्ट में आता है और ओवरहेड प्राइम कॉस्ट के बाद शुरू होते हैं, सही है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिव्स यू प्राइम कॉस्ट का फिगर, तो प्राइम कॉस्ट तक भी आ गया। तो यार थियोरिटिकल एमसीक्यूज जो है ना बच्चों, सीरियसली दे आर रियली मैनेजेबल एमसीक्यूज। एक बहुत बढ़िया सा सवाल है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। कई बार मैंने क्लास में ना ये डिस्कस किया रहेगा, आज भी करना चाहूंगा कि यार अगर मैं बोलता हूं 1000 यूनिट्स बनाने का टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10,000 रुपया है, याद है कॉस्ट का एग्जाम्पल डिट्टो यही मैंने क्लास में भी दिया था। तो 2000 यूनिट बनाने के लिए लगने वाला वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो 2000 यूनिट बनाने के लिए लगने वाला वेरिएबल कॉस्ट 20,000 होगा। बच्चे बोलते हैं सर ये तो चेंज हो रहा है, हाँ, क्वांटिटी चेंज होने की वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढोगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 करने पे भी तुझे 10 रुपया ही मिलेगा, और 20,000 डिवाइडेड बाय 2000 करने पे भी तुझे 10 रुपया ही मिलेगा। पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट जनरल सर्कमस्टेंसेस में कांस्टेंट रहता है। व्हेन एवरीथिंग इज कांस्टेंट, योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल पॉइंट जो मैंने क्लास में और रिवीजन लेक्चर में कवर किया है।
डन। यहाँ पे हमारे सुपर 30 में से 15 बेसिक एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं कॉस्ट शीट के, और 15 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज की बात करते हैं। चलो, इन प्रैक्टिकल एमसीक्यूज का पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर वाईपी नाम के टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूंगा। ओके, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे ये बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ग्रेजुअली एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को नए नए चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। बने रहिएगा बच्चों, यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे बायो पे भी मैंने ये बुक का लिंक लिख के रखा हुआ है। आप लोगों को सिर्फ उस पे जाके डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करना है, बाकी कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन। इन्होंने बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 10,000, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹1 लाख, एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन 60,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए बोला, तो पहले तो आरएमसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू आरएमसी। सही है। इन चारों में से 3 अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। ओपनिंग इज 10,000, परचेज इज 1 लाख एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम इज 60,000। इन शॉर्ट आपको इसका आंसर लाने के लिए ये वाला फिगर ढूंढना पड़ेगा, विच इज टू बी कंप्यूटेड एज बैलेंसिंग फिगर। 1,10,000 और 60,000 का डिफरेंस अगर ढूंढोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50,000 एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज सी। इजी है। चलो आगे फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 20,000 यूनिट्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज गिवन 1 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ढूंढना है। तो हम लोगों ने कई बार कॉस्ट शीट के चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज किया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिव्स यू क्वांटिटी सोल्ड। सही है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन 10,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज गिवन 1 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी इज गिवन 20,000। बस इसे सॉल्व करना है, आप लोगों को कैलसी पे आ जाएगा आंसर, एंड आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज 90,000 यूनिट्स विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। सही जा रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है पक्का। पॉइंट नंबर 3 सेज यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन अबाउ क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर का जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑन, क्या बोला, ऑन क्या बोला, फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो उसका वैल्यू बताओ। गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 11,000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 11,000 यूनिट, तो सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ढूंढूंगा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे ढूंढोगे? 11 lakhs इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, जिसे मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करूंगा। सही है। 11 lakhs को अगर मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है ₹11 पर यूनिट। आया। हमें किसका वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है? चेक करो। क्लोजिंग स्टॉक में तो 20,000 यूनिट है, उन्हें अगर 11 रुपए पे वैल्यू करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 2,20,000 एंड इट इज कवर्ड इन ऑप्शन नंबर डी। पक्का समझ रहे हैं? तीसरा वाला एमसीक्यू का ऑप्शन डी आया। डन। देखो आगे ये लोग खेल गए तुम्हारे साथ, लिटरली खेल गए। ये बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 9, मतलब आप लोगों के ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया ₹90,000। बढ़िया सा एमसीक्यू। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देके रखा है इन्होंने 20 लाख रुपीस। ठीक है, अभी ठीक से समझ लो। हाँ, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 यूनिट दिए है, लेकिन स्टॉक का वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोला यार? वेटेड एवरेज मेथड। सर वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी से पर यूनिट रेट निकाल। सर 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 क्या बोला? टोटल वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 90,000, सीओपी का वैल्यू 20 लाख। सही है। टोटल वैल्यू जो अवेलेबल था उसे इन दोनों के टोटल क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करेंगे। सर ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना था? ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी था 10,000 यूनिट, और हम लोगों ने जो प्रोड्यूस किए हैं वो क्वांटिटी है 1 लाख यूनिट्स, मतलब 90,000 प्लस 20 lakhs, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 1,10,000 अगर करोगे तो कैलकुलेटर पे आपके आ जाएगा ₹19 पर यूनिट। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक एंड प्रोडक्शन के क्वांटिटी का टोटल। मुझे 19 रुपया मिला। इसी बेसिस पे अगर मैं 5,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूं तो एक यूनिट का 19 रुपया, तो 5,000 यूनिट का कितना कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 95,000। इट इज दैट सिंपल। पक्का समझ रहे हो? सारे के सारे इन डिटेल सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। Next point of the question says, consider the following details to answer question number 5 to 9. माँ कसम 5, 6, 7, 8, 9 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास डिटेल्स अवेलेबल है। पहली स्टेप में इसे मार्क कर दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वी शुड ऐड टू डीएम। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल वी शुड ऐड टू डीएम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस फ्रॉम डीएम। Carriage inward is expense on purchase and expense on purchase we should add to DM. Sale of scrap of raw material का scrap हम लोग माइनस करते हैं DM में से। परचेस रिटर्न है ये भी माइनस करना पड़ेगा DM में से। सर डायरेक्ट वेजेस सेपरेट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल वर्ड आया तो बन गया डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे लिखा है स्पेशल मशीन, स्पेशल आया डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टोर कंज्यूम इज फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री रेंट रेट जो है वो भी जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। चलो देखते हैं हमें क्या क्या ढूंढने के लिए बोला है। पांचवा एमसीक्यू बोलता है यू शुड कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में यहां तक का टोटल करना पड़ेगा। चलो करते हैं टोटल। तो हमारा कैलकुलेशन होगा 10,000 प्लस 3 lakhs माइनस 20,000 प्लस 15,000 minus 2,000 minus 4,000 and answer is 2,99,000। आ गया हमारा आंसर 2,99,000। समझ रहे पक्का? आगे बोला है टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी। तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं? सर हमारे पास 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो टोटल ऑफ देम इज 45,000। आंसर फॉर 6 इज ए। क्या बात है सर। आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन बोलता है प्राइम कॉस्ट विल बी। सर प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारा मटेरियल था 2,99,000, सही है। उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया हमारा 45,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस और उसमें अगर ऐड करते डायरेक्ट वेजेस 1,50,000 तो 4,94,000 का आंसर आना चाहिए। आशा करता हूं हम फास्ट नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है हर एक कैलकुलेशन। तो मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गोइंग टू गिव यू प्राइम कॉस्ट। इसके बाद बोला है फैक्ट्री ओवरहेड विल बी। फैक्ट्री ओवरहेड विल बी टोटल ऑफ दिस 2 आइटम्स एंड इट इज 27,000। लिख दिया 27,000। सर फैक्ट्री कॉस्ट विल बी प्राइम कॉस्ट में व्हेन यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड यू गेट फैक्ट्री कॉस्ट 494। ये आंसर प्लस 27, कहीं पे WIP वगैरह तो है नहीं, तो हमारा आंसर है 5,21,000। यार मतलब अगर आपका फॉर्मेट कॉन्सेप्ट थरली प्रॉपरली रिवाइज हो चुके हैं तो आप लोगों को MCQ सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और मेरा ये छोटा सा एफर्ट्स सुपर 30 MCQ का डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा। इसी आस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Next point of the question says that 10th वाला MCQ. If the opening stock of raw material is 60,000, closing stock of raw material is 45,000 and raw material consumed is 75,000, then the amount of purchase, तो पहले तो तुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। इन चारों में से किन चारों में से? इन चारों में से अपने पास 3 अमाउंट्स अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 60,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 45,000 एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर है 75,000। यहां से अगर रिवर्स जाओ तो आपको परचेस मिल सकता है। इट इज 75,000 प्लस 45,000 माइनस 60,000 करने के बाद मेरे कैलकुलेटर पे आया 60,000। चेक करो क्या आपके कैलकुलेटर पे भी यही फिगर आ रहा है? 10th वाला कैलकुलेशन किया, आंसर आया ए। चलो और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। बढ़िया सा क्वेश्चन। मटेरियल कंज्यूम्ड इज 1 लाख मीन्स डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन।
प्रोडक्टिव वेजेस 50,000 and direct expenses at 50% of material use plus direct wages. सर डायरेक्ट मटेरियल कितना है 1 लाख. सर डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है, वेजेस का अमाउंट है 50,000. और क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वो 50% है. किसका 50%? सिर्फ मटेरियल का, सिर्फ वेजेस का? नहीं सर, दोनों के टोटल का. 1.5 लाख का 50% अगर कैलकुलेट करोगे तो होगा 75,000. और इस केस में आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 2,25,000. सो करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 11 इज 2,25,000. आंसर इज डी. यहां तक हम लोग पहुंच गए. हो रहा है रिवाइज पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे. 12th वाला, ये लास्ट के 3-4 MCQs ना बहुत बढ़िया है. इफ प्राइम कॉस्ट इज 16,000, प्राइम कॉस्ट दिया है. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट का 25% हो जाएगा 4,000. सही है. ऑफिस ओवरहेड्स आर 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 है तो उसका 75% हो जाएगा 3,000. ऑफिस ओवरहेड भी मिला. अपने को क्या ढूंढने के लिए बोला यार? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. झटपट फटाफट, कॉस्टिंग खुद के अंदर अंदर आएगा. झटपट फटाफट समझ लो. ये दिमाग में जैसे घूमता है ना तेजी से, वैसे ही ये घूमना चाहिए. हमारे पास प्राइम कॉस्ट अवेलेबल है. प्राइम कॉस्ट इज 16,000. फैक्ट्री ओवरहेड अवेलेबल है. फैक्ट्री ओवरहेड है 4,000. और इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी अवेलेबल है 3,000. इन सबको ऐड करने पे हमें मिलता है COP. और COP बना 23,000. एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज आंसर नंबर C. एंड वी हैव गॉट द आंसर. चलो 13th वाला डिस्कस करते हैं. जॉब ABC वॉज अनफिनिश्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब एक जॉब था वो अनफिनिश था. The factory cost assigned to the job is 12,000, out of which 3,000 is direct material. ठीक है. तो एक फैक्ट्री कॉस्ट इसे चार्ज किया है जॉब को, उसका अमाउंट था 12,000, लेकिन उस 12,000 में मटेरियल कितना है 3,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एलोकेटेड एट जॉब एट 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्ज टू ABC? बाप रे सर क्या लिख दिया ये. देखो हाँ, कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद है. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस. कहीं पे डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं. दिस गिव्स यू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में व्हेन यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड दैट गोइंग टू गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट. इन्होंने बोला जॉब का फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 12,000 है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 3,000 है. यही है इसका मतलब. आगे का क्वेश्चन बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड इज एलोकेटेड टू द जॉब एट 150% ऑफ लेबर कॉस्ट. मतलब तुम्हारा लेबर कॉस्ट अगर X है, सर X 100% X है, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना 150%, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट मतलब 1.5x होगा. सही है. देखते रहे ना मैं क्या कर रहा हूं. यहां पे इक्वेशन बना रहा हूं मैं. 3,000 प्लस X इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट. रिवर्स जाओगे तो 12,000 माइनस 1.5x इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट. अरे हाँ यार सर, मतलब आप लोगों को एक चीज पता चली कि 3,000 प्लस x भी प्राइम कॉस्ट देता है और 12,000 माइनस 1.5x भी प्राइम कॉस्ट देता है. यस सर, यस सर, यस सर. 3,000 प्लस है, साइड चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा. बराबर है ना. और 1.5 माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा. दिस विल बिकम 2.5x इक्वल्स टू 9,000. तो सर x का वैल्यू कितना 9,000 डिवाइडेड बाई 2.5. x का वैल्यू आया 3,600. सर x क्या था? डायरेक्ट वेजेस था, तो डायरेक्ट वेजेस मिला 3,600. हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 6,600 और 1.5 अगर कैलकुलेट करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट मिल जाएगा 5,400. अभी अपने को पूछा क्या है वो देखते हैं. ये बोलते हैं कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का अमाउंट कितना है? तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 3,600. आ गया. बच्चों अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से कोई भी MCQ सॉल्व किया जा सकता है. एंड करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 MCQ नंबर 13 इज B इज 3,600. समझ रहा है पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे. 14th MCQ says T company manufactures computer stands. What is the opening stock of finished goods
इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,07,000, द एंडिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज 20,000, फैक्ट्री कॉस्ट इज 50,000 लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाप रे सर, ये क्या बोल दिया। चलो यहीं पे मैं सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देता हूं। बच्चों एग्जाम में एक चीज याद रखना, तुम्हें एमसीक्यू समझे या नहीं समझे, कॉस्ट शीट चैप्टर है तो फॉर्मेट फॉलो करो। सबसे पहले लिख दिया मैंने फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट को ही स्लैश मार के लिख दिया सीओपी। पता है क्यों? पूरे के पूरे एमसीक्यू में कहीं पे भी डब्ल्यूआईपी नहीं है, इसका मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है। इसमें आप लोग ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें से माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तब जाके मिलता है सीओजीएस। देखते रहना। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर स्टैंड, what's the opening stock of finished goods if the COGS is 1,07,000? COGS is 1,07,000 लिखा। आगे लिखा है द एंडिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 20,000 लिख दिया। इसने बोला कि आपका फैक्ट्री कॉस्ट इज 50,000 लेस देन सीओजीएस। मेरा सीओजीएस था 1,07,000, माइनस 50,000 करते ही आ गया 57,000। सही जा रहा है, बस मुझे ये ढूंढना है। और हाँ यार सर रिवर्स जाए, यस 1,07,000 प्लस 20,000 माइनस 57,000, योर ओपनिंग स्टॉक का आंसर इज 70,000। सो एमसीक्यू नंबर 14 का आंसर है ए। आ गया ए फॉर एप्पल, ये देख लो। सही है ना, पक्का समझ में आया? आपको शांत दिमाग से कामली सोचना है और सॉल्व करना है। और इस कॉस्ट शीट का आखिरी वाला क्वेश्चन जो आज के दिन में सॉल्व होगा इस वीडियो में, ऐसे छोटे छोटे वीडियो हर चैप्टर के बनेंगे, तो जब भी टाइम मिलेगा, अगर आपको लगा यार मेरे पास आधा घंटा है, मेरे पास 1 घंटा है, फटाक से वीडियो ऑन करने का, सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर डालने के, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस सीरियसली बूस्ट हो रहा है और अगर आपको लगता है कि मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना, मेंशन करना मेथड कौन सा चैप्टर तेरे को करना है, तो वो सारे के सारे वीडियोस आपके लिए आ जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 इफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ आर 10,000, मतलब यहाँ पे एक चीज मिली मुझे, क्वांटिटी प्रोड्यूस। देखो हाँ बच्चों क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहला चीज मुझे मिल गया क्वांटिटी प्रोड्यूस, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज 10,000 यूनिट्स, आउट ऑफ विच 2,000 यूनिट्स वर अनसोल्ड, मतलब क्वांटिटी सोल्ड आ गया मेरा 8,000 यूनिट्स। समझ रहे पक्का? 10,000 यूनिट्स बने, 8,000 यूनिट बेच दिए, बिक गए, तो आपके पास 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्टेड, आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 62,000, तो मुझे मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 62,000 का पर यूनिट अगर ढूंढना है ना मुझे, पर यूनिट, तो पर यूनिट में ढूंढ सकता हूं। 62,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इक्वल टू 6.2। चेक करो आ रहा है क्या कैलसी पे? डन। एक यूनिट बनाने का 6.2 लगा है। अभी इसमें जनरली आप लोग ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो दिया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट आर 1.8, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढने के लिए बोला है, देखते रहना। इसमें से माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2,000 यूनिट्स, विच इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अपन ने क्लास में भी पढ़ा है यार, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा करंट ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा। सही है, चलो इसका वैल्यूएशन करते हैं। अगर वैल्यूएशन करोगे तो आ जाएगा 12,400 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। वी नेवर एक्सप्रेस दिस ऑन पर यूनिट। This gives you COGS 62,000 minus 12,400 is 49,600। उसमें मुझे ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1.8 के रेट से। मैंने 8,000 यूनिट बेचे, जिन्हें मैं 1.8 के हिसाब से अगर कंप्यूट करूं, तो 1.8 इंटू 8,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 14,400, और ये ऐड करके COS मेरे पास आ जाएगा, जिसका अमाउंट होगा टोटल 64,000 रुपीज। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। मेरे साथ सॉल्व करोगे तो हमेशा इजी लगेगा, लेकिन जब खुद से करने बैठोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम MCQs वी आर प्रैक्टिसिंग इन दिस सीजन, जिसका नाम है सुपर 30 MCQ सीरीज।
तो आशा करता हूँ इस आधे घंटे के वीडियो में आप लोगों के कॉस्टशीट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए रहेंगे। बच्चों, सारे के सारे चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।